तो रेजिस्टेंस तक और ओम्स लॉ तक कोई डाउट नहीं है ना? लेकिन अब हम करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। कहाँ चलना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास में कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो हमें जो है वो उन फैक्टर्स का ही करना है कि भाई क्या क्या फैक्टर्स आपके पास में जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को जो है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा था बताएंगे? यस, लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारे पास में रेजिस्टेंस किससे इफेक्ट होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर के, एंड दैट टू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब जैसे क्वेश्चन आया आपके पास में, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर is doubled, what will be the effect on resistance? क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? भाई आपके पास में क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है आपके पास में। एल कह रहा है डबल हो गया है। हेलो भाई, आधे घंटे बाद कॉल करूं? नहीं, क्लास ले रही। ठीक है ओके। तो रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। सो इफ लेंथ इज डबल, देखो आंसर लिखने का भी तरीका यही है आपके पास। इफ लेंथ इज डबल्ड, लेंथ क्या हो गया आपके पास में? डबल्ड हो गया आपके पास में। दैट मीन्स मान लो कि न्यू लेंथ को आप लिख रहे हो एल डैश, हम कह रहे हैं डबल्ड मतलब 12 हो जाएगा, और न्यू रेजिस्टेंस को ले लेते हैं हम आर डैश। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमें निकालना है। हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट मीन्स आर डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डैश। और आप एल डैश को क्या लिख सकते हो? 2l लिख सकते हैं। और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ L की जगह पे R लिख सकती हूँ। दैट मीन्स व्हाट? रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल्ड। समझ में आ गई बात? रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। अब दिया नहीं है, मान लो इधर दे रखा है कि रेजिस्टेंस इज 4 ओम, तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो R डैश विल बी 2 into 4 दैट इज 8 ओम। ठीक है, अगर दिया है तो इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे। अगर दिया नहीं है आपके पास में तो हमें सिर्फ स्टेट कर देना है कि भाई चेंज होगा तो क्या चेंज होगा। ऐसे अगर मान लो कहता है कि लेंथ को आपने डिवाइड बाय 3 कर दिया, then what will be the change in resistance? रेजिस्टेंस में होगा तो रेजिस्टेंस डिवाइड किया है ना, तो लेंथ अपॉन 3 होगा, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। करके देखो, मैंने आपको कहा डिवाइड बाय 3 हो गया। क्या कर रहे हो? क्या करके देखना क्या है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास एल के। जब डिवाइड बाय 3 हो गया आपके पास है, मतलब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो पुराने रेजिस्टेंस के 1/3 हो जाएगा। बस जितना चेंज लेंथ में हो रहा है उतना ही चेंज रेजिस्टेंस में हो रहा है, तो इट विल बी 1/3 ऑफ द रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात?
नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. So R is inversely proportional to area of cross section. R क्या है? Inversely proportional है area of cross section के. That means what? Area of cross section बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा. सो क्वेश्चन ऐसे आता है which will have more resistance, a copper wire of radius 3 centimeter or a copper wire of radius 5 centimeter. बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? था ना, इधर उधर नहीं देखना है बेटा, अपने आप से भी सोचना है. किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? एक कॉपर वायर जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, या फिर एक कॉपर वायर जिसका रेजिस्टेंस रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है. जल्दी बोलो. किसका ज्यादा होगा? एक कॉपर वायर जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, या कॉपर वायर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. आपको कहा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर मैं पहले वाले वायर का 3 सेंटीमीटर वाले का एरिया निकालूं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर होते हैं हमारे पास वायर ये. तो पाई आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 पाई. और अगर एरिया 5 सेंटीमीटर का निकालती हूँ तो ये हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 25 पाई. किसका एरिया ज्यादा है? कौन सा एरिया ज्यादा है? 25 सेंटीमीटर. भाई ये वाला 25 सेंटीमीटर, एरिया किसका ज्यादा है? 5 सेंटीमीटर वाले का. एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर इज मोर देन एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा. जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा. इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर. अभी क्या बोल रहे थे? तो और क्या देखना था बेटा? तुक्के नहीं मारने ना, आपको लॉजिक बता रही हूँ, आप लॉजिक देखो ना. क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब अगर एरिया ज्यादा है, ऑब्वियसली रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया ज्यादा होगा. तो एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है. तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस नहीं, रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. हमें क्वेश्चन पूछ रहा है किसका रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास में ज्यादा होगा. सो 3 सेंटीमीटर कॉपर वायर, 3 सेंटीमीटर रेडियस कॉपर वायर विल हैव more resistance. समझ में आई बात? ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी. बेटा ध्यान नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? तुक्के पे मत जाओ. आपको रीजन दे रही हो, रीजन समझा रही हो, रीजन के साथ काम करो. इफ radius is doubled, what will be the effect on resistance?
बताइए। जल्दी बताइए। तो भाई कितना कम होगा कितना बढ़ेगा ये मुझे आप निकाल के बताइए ना, ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं। कम होगा ज्यादा होगा, मैं यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन टिक द करेक्ट आंसर पे नहीं बैठी हूँ। कहता है रेडियस इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। वही रेडियस डबल्ड हो गया आपके पास में, मतलब आर डैश दैट न्यू रेडियस विल बी 2r। न्यू रेडियस क्या है 2r। अब जब रेडियस की बात कर रहा है मतलब चेंज इन एरिया हुआ है, लेंथ तो नहीं हुआ है, चेंज इन एरिया हुआ है आपके पास में। तो पहले एरिया होता पाई आर स्क्वायर, अब जो नया एरिया आएगा ए डैश वो क्या आ जाएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नया रेडियस क्या है 2r। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स व्हाट, हमें पता है r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, दैट मीन्स r डैश विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a डैश। हाँ या ना। इसमें अगर मैं एरिया की वैल्यू लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ r इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। और जब मैं यही चीज यहाँ लिखूंगी मैं इसको क्या लिखूंगी 1/4 पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना। तो आ गया r डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 को अलग ले लिया, ये आ गया 1/पाई आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये r के बराबर है। हाँ या ना। तो हम लिख सकते हैं r डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 r। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस में चेंज क्या आएगा, इट विल बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन सिर्फ समझने नहीं, इनको लिखने के तरीके को भी समझना बहुत जरूरी है। और सिंपल वही तरीका लिख रहे हैं जो हम फैक्टर ऊपर समझ रहे हैं, और कुछ नहीं क्या चेंज कर रहे हैं। बस इसमें इतना ही निकालना है। और क्या करना है, इतना तो निकाल के उसके बाद लगा कुछ और निकालना। बोलो तो सही यार, तुम लोग कुछ और लगा मेरे को बोलोगे तब तो मैं बताऊंगी कि हाँ भाई इतना ही करना है, सही करा है, या और करना है तो गलत करा है। ऐसे तो नहीं करो ना, मुंह से बोलो तो सही बेटे। एक और क्वेश्चन देखो। अभी आपको क्वेश्चन दिया जिसमें सिर्फ एरिया या सिर्फ लेंथ की बात हो रही है। अगर मान लो दो चीजें साथ में आ जाती है, कहता है इफ लेंथ एंड रेडियस बोथ डबल्ड। क्या कह रहा है, लेंथ और रेडियस दोनों के दोनों डबल कर दिए अगर हमने, तो क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे, वो बताइए। अच्छा ये वहां चली गई, तो बताना चाहिए था ना यार इसमें। इसके वो बीच में एक्सपायर नहीं हुए थे कोई, कौन से दादा के भाई, उनकी 13वीं में चली गई, उनकी 13वीं थी। किसी और बच्चे की भी आज, हाँ मोहित की भी बुआ के, पता नहीं बुआ की या बुआ के बेटे की 13वीं आज। मोहित भी उधर ही गया हुआ। इधर ध्यान दीजिए, कहता है इफ लेंथ एंड रेडियस बोथ डबल्ड। मान लेते हैं, तने ध्यान दो, ओरिजिनल लेंथ आपके पास क्या है L, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, मान लेते हैं L डैश, जो कि कह रहा है कि भाई डबल हो गई तो 2L हो जाएगी। हाँ या ना। ऐसी ओरिजिनल रेडियस को मान लेते हैं भाई R, तो जो न्यू रेडियस है वो क्या आ जाएगा, R डैश क्या आ जाएगा, डबल हुआ है तो 2R। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हाँ है ना। तो न्यू रेजिस्टेंस भी सेम चीज है, R डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डैश एंड R डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A डैश। दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, R डैश इज प्रोपोर्शनल टू L डैश अपॉन A डैश। हमने L डैश निकाल लिया, क्या है 2L,
और ए डैश क्या है भाई, ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ए डैश क्या हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, राइट। तो आर डैश क्या आ गया, आर डैश इज प्रोपोर्शनल टू 2l अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, आर डैश प्रोपोर्शनल टू 2l अपॉन, इसको लिखेंगे पाई इंटू 4r स्क्वायर, हाँ है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें r का फॉर्मूला लाने की कोशिश करते हैं। तो r का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, यह आया आपके पास r प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a, मतलब r प्रोपोर्शनल टू l अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो r डैश, इसको नंबर को बाहर ले लेते हैं 2/4, l अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया, और ये किसके इक्वल है, ये r के इक्वल है, और ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/2, तो क्या आ जाएगा r/2, मतलब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात, एक बार इसको देखो, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछो फटाफट। सबको करने दे, सब समझो ध्यान से, और कोई डाउट है कोई स्टेप में पूछो। ये लिखने ही इस तरीके से है, एमसीक्यू है तो डायरेक्ट टिक करोगे तो भी चल जाएगा, वरना अगर ये 2 नंबर का भी है ना तो तुम्हें ऐसे लिख के करने दिखाना पड़ेगा बेटा। जल्दी बोलो बेटा, समझ में आ गया, कोई डाउट है? पक्का आगे बढ़ाऊं? चलिए फिर, 2 फैक्टर्स देख लिए, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। भाई मटेरियल कैसा है आपके पास में, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है आपके पास में, इंसुलेटर है, रेजिस्टर है, किस तरह का आपके पास में नेचर है आपके पास, एंड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी का न्यूमेरिकल हमें अभी नहीं करना है, तो ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आया, दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपके पास दोनों को कंबाइन करेंगे अगर हम, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। क्या आ गया, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए आपके पास में। नाउ व्हाट इज दिस रो, RHO रो कहते हैं इसको, ये होता है रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी। दिस इज नोन एज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट आपके पास में, मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की सेम रहेगी। कंडक्टर है तो एक रेंज के बीच में लाई करेगी, इंसुलेटर है तो एक रेंज के बीच में लाई करेगी,
सेमीकंडक्टर है तो एक रेंज के बीच में लाई करेगी, इसीलिए इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? यस, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपके पास में कहा जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना? R इक्वल्स टू रो L बाय A, राइट। इसका हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, या हमें चार चीजें, चार में से कोई तीन चीज पता है, हम चौथी चीज निकालने के लिए कर सकते हैं। लेट इट भी आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और लेंथ दे दिया, कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगाओ, तब भी हम इसी का यूज करके निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का वाली? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जरा हम इसके जो है वो यूनिट की बात करते हैं। तो R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है, L मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट M, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब M स्क्वायर, M से ये कट गया आपके पास, ये आ गया ओम मीटर इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या है आपके पास में? ओम मीटर। क्या है आपके पास? ओम मीटर। याद रहेगी? कहाँ गया कर्सर? So SI unit of resistivity is ओम मीटर। कैसे आई? समझ में आ गई ना आपके पास में? क्या है आपके पास में? ये ओम मीटर है, ठीक है। तो आपके पास क्या आया था? R इक्वल्स टू रो L बाय ए। अगर मैं रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखूं तो इसको लिख सकते हैं R इंटू ए बाय एल, आया ना? R इंटू ए बाय एल लिख सकते हैं आपके पास में। अब अगर मान लो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ आपके पास 1 मीटर है, इन दैट केस रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाती है? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस के। क्लियर? इसकी डिपेंडेंसी की बात करें आपके पास में, तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट है, हर एक मेटेरियल के लिए फिक्स रहती है आपके पास में। इसके साथ ही रेजिस्टिविटी जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी सब्सटेंस की थिकनेस पे और उसकी लेंथ पे। कांस्टेंट है ना, तो थिकनेस क्या होता है? एरिया। थिकनेस एरिया ही हुआ ना, तो ना ही एरिया पे डिपेंड कर रही है और ना ही लेंथ पे। जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उन पे नहीं डिपेंड करेंगे। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, this is independent of length and area of cross section। मतलब जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन करे कि भाई फलाने फलाना लेंथ हमने डबल कर दिया, फलाना ये कर दिया, तो रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। वहीं पे साथ में बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो आपने लिखना है रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। अगर आपको वैल्यू दे रखी है रेजिस्टिविटी की क्वेश्चन में कि भाई रेजिस्टिविटी जो है वो 10 है, बताओ इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद रेजिस्टिविटी क्या चेंज हो जाएगी? आप क्या कहेंगे? इट विल रिमेन सेम। भाई रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लेंथ एंड थिकनेस। क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंस पे अकेले पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर पे अकेले पे डिपेंड नहीं करती। याद रहेगा? तो जो गुड कंडक्टर्स होंगे उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी, हाई होगी? जैसे रेजिस्टेंस पे सवाल आया ना, कंडक्टर इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी पे भी आ सकता है। बताइए, फॉर गुड कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी लो होगी, हाई होगी? वेरी गुड। गुड कंडक्टर में वेरी लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। गुड कंडक्टर्स में क्या होगा? वेरी लो रेजिस्टिविटी आपके पास में। और बैड कंडक्टर्स में? यस, बैड या पुअर कंडक्टर्स में वेरी
हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। हाँ जी ठीक। इसीलिए जो मैग्नीन है, कांस्टेंट है आपके पास में, लॉयस जो है वो ये वायर्स की बजाय हमारे पास में हीटिंग एलिमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये ग्लो करने लग जाते हैं हाई रेजिस्टिविटी के होने के कारण, ठीक है। दैट मीन्स जो आपके पास हमारे पास ऐसे हैं वो सारे के सारे आपके पास हाई रेजिस्टिविटी रखते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, इसका ये टेम्परेचर लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, थिकनेस पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। रेजिस्टिविटी आपके पास में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आपके पास, वही जैसे जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी increases with increase in temperature। हाय राम, बोलो भाई, मेरे को नींद आने लगी, मैं सो जाएगा फिर। तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, मैं अकेली क्या दीवारों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे? मैं फिर खड़ा कर दूंगी। रेजिस्टिविटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी आपके पास में, ठीक है। वहीं अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में रहती है, वो उससे आगे नहीं जाती, बिकॉज उनके अपनी खुद की कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है, खुद के उनके कुछ इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। अब हमने ये रीजन तो देख लिया कि अलॉयज जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइज नहीं होते, राइट। हमने ये रीजन देख लिया कि भाई वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए हम उनको जो है वो हीटिंग और एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सवाल आता है कि भाई क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं अलॉय। तो अलॉयज आपके पास में क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं आपके पास में, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, पर कैसे बढ़ेगी, स्लोली, इसीलिए वो बर्न नहीं होते हैं। बाकी आपके पास फ्यूज में जो वायर यूज होता है उसकी बढ़ती है, टेम्परेचर चेंज के साथ तेजी से बढ़ती है, पर वो बर्न हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्यों, क्योंकि रैपिड इंक्रीज होता है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखो आपके पास में, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, alloys do not oxidize because their resistivity increases slowly with temperature। भाई आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वैसे आपके पास में क्या होनी चाहिए, हमारे पास में भाई तुरंत एकदम हाइक होनी चाहिए, पर वो हाइक तुरंत नहीं होती, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। इंक्रीज बोलो या टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं भाई, हमारे पास विद चेंज इन टेम्परेचर कर लो, सीधा सा बढ़ेगा या घटेगा उसमें स्लो ही चेंज रहेगा, रैपिड नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात, बढ़ेगा या घटेगा कुछ भी होगा आपके पास स्लो ही चेंज मिलेगा, हमें जो है वो रैपिड चेंज नहीं मिलेगा, इसलिए वो हमारे पास में जो है वो यूज किए जाते हैं अलॉयज ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो बर्न नहीं होते। क्लियर, पक्का वाला। अब मुझे लग रहा है आप लोगों की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो गई है, अभी भी बाकी है, 0 सन्नाटा हो गई है, 0 सन्नाटा। अच्छा, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे बस ये एक बता दो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी, एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ऑर्डर of increasing रेजिस्टिविटी। अरे वो ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर,
ऑर्डर है तो और ऑर्डर क्या होता है? मेटल, अलॉय, इंसुलेटर। इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी बतानी है आपको, इंक्रीज करते हुए आपके पास। तो भाई रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? जब इंक्रीजिंग बतानी है तो पहले सबसे कम बताएंगे ना। सबसे कम किसकी होगी? यहाँ कंडक्टर लिखा दिख रहा है, मेटल, अलॉय और इंसुलेटर में सबसे कम किसकी होगी? मेटल की। वेरी गुड तरुण। सबसे कम किसकी होगी? मेटल की। और फिर मेटल के बाद क्या आएगा? अलॉय या इंसुलेटर? अलॉय। और फिर इंसुलेटर। याद रहेगी बात? पक्का? ये दो टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गए? तो दो ही तो हुए, ओम्स लॉ हुआ और रेजिस्टेंस हुआ। अभी तो रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ। तो डेरिवेशन कोई डाउट है? नहीं, इसको रिवाइज करके आना है।